जितनी खबरें थी स्टॉक्स को लेकर सब ज्यादातर खबरें पॉजिटिव नजर आ रही थी, और जितने ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी ज्यादातर अपग्रेड्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, और ग्लोबल क्यूज मिक्स थे, कंड्यूसिव थे आज इस तरह की ओपनिंग के लिए। और खुलते ही हमने वो 10,000 का जादुई आंकड़ा छुआ, इनफैक्ट 10,011.3 ये है वो आज तक का सबसे उच्चतम स्तर जो हमने स्क्रीन पे लगाया। उसके बाद हाँ आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा आपको उस मैजिकल आंकड़े के बाद थोड़े से ठंडे पड़ते हुए अब इस समय एकदम एक फ्लैट काम का जो ऊपरी स्तरों से 40-45 पॉइंट के आसपास का दबाव। लेकिन निफ्टी पे अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वो साइकोलॉजिकल बैरियर तो अब मेरे जहन से खत्म हो गया, 10,000 तो मैंने स्क्रीन पे छू लिए। अब रणनीति क्या हो? kiranjadhav.com के किरण जाधव मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण, मुझे याद है कल ही आप मेरे साथ सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में थे, तब आपका टारगेट था 10,000 और उसके बाद 10,050, है ना? अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। 10,000 के लेवल्स आज छू गए, 50 का इंतजार करूं? 10,030 का टारगेट था आशीष जी, और ये बरकरार है। और आज बिल्कुल खुशी है कि हमने 10,000 क्रॉस किया। पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो 10,000 के ऊपर का क्लोजिंग टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट और ज्यादा मायने रखता है। तो अभी भी मैं इतना खुश नहीं हूं कि 10,000 टेस्ट किया है, वो उसको क्लोजिंग बेसिस पे अगर होता है तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। और फिर मुझे याद आता है 6 फरवरी 2006 को 10,000 बीएसई सेंसेक्स टेस्ट किया था पर क्लोजिंग नहीं दिया था। पर 7 फरवरी को इसने उसके ऊपर के क्लोजिंग दी थी और उसके बाद एक अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। तो ऐसे ही कुछ इधर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को ही मिलेगी। आज के सत्र में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 9960, इसके ऊपर रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए अगर फर्स्ट हाफ में अगर 9960 के ऊपर अगर हम रहते हैं तो सेकंड हाफ में जरूर हम 10,000 के ऊपर जाते हुए देखेंगे। इस ट्रेड के लिए अभी उसके नजदीक है तो अभी लॉन्ग करने की सलाह होगी 9950 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे मैंने पहले कल भी कहा था 10,030 के टारगेट्स आपको देखने को जरूर मिल जाने चाहिए। तो ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पे खरीदारी करने का मौका, और किरण का 10,030 का जो लक्ष्य हो जस का तस बना हुआ, यानी कि मौजूदा स्तरों से अब यहां पे आपको ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट्स के आसपास का उछाल नजर आ सकता है। तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने, वो साइकोलॉजिकल बैरियर खत्म होता हुआ। अच्छा, इस बीच 10:10 पे आमतौर पर तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आता हूं। आज थोड़ा सा एक्शन पैक दिन है, लेकिन चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आएगा तत्काल ट्रेड आइडिया आज का। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया है वेदांता। यह है simibhomik.com की सिमी भौमिक की तरफ से। खरीदारी करने के मौके ढूंढे 271 और उसके बाद 274 के टारगेट्स के लिए 265 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। प्योरली टेक्निकल आइडिया है। ध्यान रखें आज वेदांता के तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के कामकाज करें। लेकिन आज इस हिस्टोरिक दिन एक बेहद इंटरेस्टिंग लिस्टिंग भी होती हुई नजर आई। छोटी सी कंपनी थी सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग, जिसका आईपीओ महज 35-36 करोड़ रुपए के आसपास का था, लेकिन गजब का रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला। 273 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 108 रुपए का फिक्स प्राइस आईपीओ था, और अब आपकी स्क्रीन पे 272 के लेवल्स पर, यानी कि इशू प्राइस से 150% के प्रीमियम पे कामकाज होता हुआ। ऐसे में हम सब जानना चाहते हैं इस कंपनी में इस तरह का जादुई आंकड़ा कैसे देखने को मिला और मेरी रणनीति क्या हो। ट्रेड सिर्फ ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। संदीप जी, तो गजब की लिस्टिंग निकल आई, क्या करना चाहिए सर? है तो बेच डालूं, ये कंपनी आपको कैसी लगती है फंडामेंटली, और नहीं है तो क्या खरीदारी करने के मौके हैं? जवाब दें सर। देखिए, पहले तो मैं ये लिबर्टी लूंगा कि सीएनबीसी आवाज को और सारे दर्शकों को, निवेशकों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से 10,000 की अचीवमेंट पे। और थैंक यू। एंड दूसरा, कुछ तो लक भी बहुत फेवर किया इस आईपीओ को कि आज इतने ऐतिहासिक दिन एक इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है। ओवरऑल देखिए, मैं जब इसका आईपीओ आया था कि इशू साइज देखा था, उस हिसाब से हमने हमारे क्लाइंट्स को वैसे रेकमेंड नहीं किया, और इतना छोटा आईपीओ है तो लाजमी था कि इतना 273 टाइम्स जो सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि कोई भी दूसरे आईपीओ थे नहीं, और लोगों के पास जो आईपीओ के प्रोसीड्स थे, भले वो डीमार्ट इसका एयू फाइनेंस बैंक का था, सीडीएसएल का था, तो वो सब बचे हुए पैसों से लोग जनरली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, तो वो पैसा जनरली इनमें लगा है। बट जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। बट जिस तरीके का बिजनेस है, मुझे कोई बहुत ज्यादा कन्विक्शन इन टाइप के बिजनेसेस में आते नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्टिफ है, और जो बायर्स होते हैं वो एक मोनोप्सोनिक बायर्स होते हैं, क्योंकि लिमिटेड बायर्स होते हैं, आपको वहां पे इम्प्लीमेंटेशन करना होता है।
और ऐसे और भी दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स हैं जैसे कि स्किपर लिमिटेड और जो इससे 3-4 गुना बड़ी कंपनी भी है, तो वहां पे मुझे ज्यादा कंफर्ट आता है रादर देन स्मॉलर कंपनी लाइक दिस। बट यस, कंपनी समहाउ परफॉर्मेंस देती आ रही है, बट जो लिस्टिंग हुई है उसकी मैं राय यही दूंगा कि एक बार लिस्टिंग गेन्स को सर्टेनली घर पे लेके जाएं, वो ज्यादा समझदारी होगी। क्योंकि डेट इक्विटी रेशियोज भी देखते हैं या ग्रोथ देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, या रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 9-10 के पी मल्टीपल पे आया था, और अभी जिस तरीके से डबल लिस्टिंग हुई है तो 18-20 के पी मल्टीपल पे एक कमोडिटी ड्रिवन स्टॉक या इस तरीके के बिजनेसेस वाले स्टॉक को नहीं दी जा सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे, है तो मुनाफा वसूल लें। कंपनी की किस्मत बड़ी अच्छी थी, जब आईपीओ आया था उससे पहले बड़े तगड़े रिटर्न्स आईपीओज में आ रहे थे, और जब भी आया तो आसपास कोई आईपीओ नहीं खुला था तो लोगों ने हाथों हाथ खरीद डाला इस उम्मीद में कि हर आईपीओ तगड़ा पैसा बनाता है। बना के दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब जिस तरह के अपसाइड्स देखने को मिल चुके हैं, 272 के लेवल्स पर है, प्रॉफिट बुक करना एक बेहतर रणनीति होगी। संदीप जी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। आज हम निफ्टी 10,000 की बात कर रहे हैं, बड़े दिग्गज स्टॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन उस लेयर के नीचे मिड कैप स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है, खास तौर पे स्मॉल कैप्स रडार लेकर आएंगी इस ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी सोनम मेहता और किरण जाधव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे उनके टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए अब आज के ट्रेड सेटअप पे फोकस करें। स्मॉल कैप्स की दुनिया में कहां एक्शन है, कहां गतिविधि है, ये बता रही है मेरी सहयोगी सोनम मेहता। आज पॉजिटिव माहौल की ही बिल्कुल बात करनी चाहिए। हर एक इंडेक्स आपको हरे रंग में ही दिखाई देगा, और स्मॉल कैप इंडेक्स है जो डेफिनेटली चमक रहा है, और उसी के साथ शुरुआत करते हैं। तेजी में जो शेयर है उनके साथ शुरुआत करते हैं। श्री रेणुका शुगर, ऑप्टो सर्किट्स, जीवीके पावर और यहां पर बैंगलोर केमिकल, सब में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर भी है जिसमें दबाव देखने को मिल रहा है। इसमें अक्स ऑप्टो फाइबर, जयकॉर्प और बंसाली इंजीनियरिंग और बालाजी टेली जैसे स्टॉक शामिल है। दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हमने आपको पहले दिखाया जिनमें खबरों के कारण असर देखने को मिल रहा है। उसमें पटेल इंजीनियरिंग और त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, जिसमें दोनों में 2 से 3% की तेजी देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट स्टॉक्स आज चमक रहे हैं, जबरदस्त तेजी इन स्टॉक्स में दिखाई दे रही है, और वो भी छोटे वाले शेयर ही हैं जिनमें जबरदस्ती तेजी दिखाई दे रही है। पार्श्वनाथ डेवलपर्स, डीएस कुलकर्णी और नितेश एस्टेट्स, इन सब में तेजी दिखाई दे रही है। और पार्श्वनाथ डेवलपर्स डेफिनेटली आज का हाईलाइट बनता है, 16% की तेजी दिखाई दे रही है इस शेयर में। लेकिन एमटेक ग्रुप है जो दबाव में आज दिखाई दे रहा है खबरों के कारण, जहां पे एमटेक ऑटो के हर एक शेयर में आपको दबाव दिखाई देगा। एमटेक ऑटो 2% नीचे है, कैस्टिक टेक 1% नीचे है, वही मेटलिस फॉर्जिंग 3% नीचे है। लेकिन डेफिनेटली आज तेजी का दिन है, हम तेजी वाले स्टॉक्स पे ही बात करेंगे, और श्री रेणुका शुगर हो या फिर पार्श्वनाथ डेवलपर्स हो, वो आज के हाईलाइट्स रहेंगे। ओके, और किरण मेरे साथ बने हुए। किरण ने आपसे कहा निफ्टी खरीदें 10,030 तक के टारगेट्स के लिए, लेकिन किरण कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर कर रहे हैं आज के लिए। बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है, पर इसमें अगर कोई चूज करना है तो मुझे येस बैंक बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। आज सवेरे से बहुत अच्छे वॉल्यूम्स क्लॉक कर रहा है, और मेरा मानना है कि एक हायर लेवल देखने को मिल जाना चाहिए। 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए 1640 के लेवल्स अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा जीएनएफसी। जीएनएफसी में भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स 305 के आज इसने क्रॉस किए, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किए, तो 306 के स्टॉप लॉस के साथ अभी नए पोजीशंस लेने चाहिए, और टारगेट के लिए 318 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए कल तक। ओके, तो निफ्टी खरीदारी करने के मौके और साथ साथ जो दोनों स्टॉक्स किरण की टॉप पिक्स हैं, येस बैंक और जीएनएफसी, दोनों में बाय साइड की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और किरण आपका धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको भी कांग्रेचुलेशंस इस 10,000 के जादुई आंकड़े छूने पर। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। एक्शन बहुत है आज स्क्रीन पर। वायदा बाजार में खास तौर पे क्या एक्शन हो रहा है, वहां पे क्या टॉप स्ट्रेटजीज हैं, वहां पे आपकी क्वेरीज क्या है, उसे सॉल्व करने की कोशिश होगी। ब्रेक के बाद गौरव बिस्सा और मितेश ठक्कर जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे हमारे मार्केट से एडिटर अनिल सिंह।
अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि बाजार की उम्मीदों को आप पूरा करें। तो ये बताइए इस साल आपकी कंपनी का प्रदर्शन कैसे रहने वाला है और पिछले साल के मुकाबले में कितना बेहतर रहेगा? देखिए, हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में हम लोग 4 करोड़ से 400 करोड़ पर पहुंचे हैं और हमारा ग्रोथ चलता ही रहेगा। जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, आज इंफ्रा में काम है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का थ्रस्ट है इंडिया डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपिंग इंडिया, उस हिसाब से हमारी ग्रोथ चलती रहेगी। मैं कोई भी आपको नंबर नहीं देना चाहूँगा कि हम 500 करोड़ करेंगे या 450 करोड़ करेंगे, लेकिन हाँ, एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। अच्छी ऑर्डर बुक है और अच्छा काम हमारे हाथ में है, तो अच्छे नंबर आने चाहिए। बुक तो आप बता सकते हैं, राइट? कितनी है अब इस वक्त और कब तक पूरी करेंगे? ऑर्डर बुक हमारी है लगभग 350 करोड़ की हमारे हाथ में है अभी। और आपका वित्त वर्ष 2017 में रेवेन्यू हुआ है 384 करोड़ का। लगभग एक साल के ऑर्डर्स आपके पास लगभग इतने हाथ में हैं अभी, राइट? जी। अच्छा, अब ये बताइए आगे फोकस कहाँ है? ज्यादा ऑर्डर्स आप कहाँ से लेंगे? कारोबार कहाँ से आएगा आपका? हम लोग 4 वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। टेलीकॉम टावर्स है, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स है, सोलर पावर प्लांट्स हैं और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोल्स है। तो ट्रांसमिशन से हमें काफ़ी उम्मीद है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी उम्मीद है कि उनमें काफ़ी काम आ रहा है, क्योंकि अभी उसमें काम शुरू ही हुआ है। ट्रांसमिशन में आज इतना पावर जनरेशन है इंडिया में, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए। अच्छे EPC प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डिमांड्स पोल्स की भी बढ़ रही है। इसके अलावा टेलीकॉम एक ग्रोथ पाथ पे है। आज इंडिया में 4 लाख टावर हैं, अगले 3 साल में 5 लाख टावर्स जो है हमारे को करने हैं। तो लगभग 1 लाख टावर्स का एडिशन ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स होना है। तो एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है और कंपनी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा काम करके दे, एक उनको अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे। चलिए अग्रवाल साहब, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया लिस्टिंग के दिन हमसे बात करने के लिए। आज तो आपका दिन है, एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, दमदार लिस्टिंग हुई है और साथ ही अपने शेयर होल्डर्स जिन्होंने आप पे इतना भरोसा किया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे आप, यही हमारी शुभकामनाएं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 6,88,000 शेयर होल्डर्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये थे शशांक अग्रवाल साहब, सालासर टेक्नो। बेहद दमदार प्रदर्शन, लिस्टिंग के पहले दिन 150 रुपये ऊपर, 150% ऊपर और 160 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक आपके सामने, दमदार प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे दर्शकों पर। MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर हमारे साथ हैं और LKP सिक्योरिटीज के गौरव बस्सा हमारे साथ हैं आप सबकी मदद करने के लिए। और सबसे पहला सवाल लिया जाए, बजाज ऑटो पर सवाल पूछना चाहते हैं दिल्ली से ब्रजेश। नमस्कार ब्रजेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर एक्चुअली बजाज ऑटो को तो मैंने सेल कर दिया, लेकिन कल मैंने एक्सिस बैंक का लॉट लिया सर। बड़ी आप तो एकदम जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे दिन भर ट्रेड करते हैं क्या करते हैं आप? नहीं सर, दिन भर ट्रेड करने के बाद नहीं सर, वो मैंने 2 दिन पहले ये क्वेश्चन के लिए मैंने इंक्वायरी करके डाली थी, बट वो आपकी कॉल नहीं आ पाई थी। चलो कोई बात नहीं, अभी क्या जानना चाहते हैं बताइए। सर एक्सिस बैंक का मैंने 550 रुपए की कॉल ली है 7 रुपए पे सर। 550 का कॉल ऑप्शन खरीदा था, आपको पता है ना आज रिजल्ट आने वाले हैं? जी जी जी, इसीलिए लिया था सर। एंड HDFC बैंक का सर 1680 की पुट कल मैंने बाय कर ली थी। HDFC बैंक का पुट खरीदा है, कितने वाला? जी 1680 की पुट बाय करी। क्यों जी? 6 रुपए। क्यों? 6 रुपए सर, कल रिजल्ट था इस वजह से सर मैंने इसी कुछ नेगेटिव रुझान सुने थे, देन इसमें ये गलत हो गया। एक्सिस का तो आपका मामला ठीक दिख रहा है। चलिए पूछते हैं गौरव से। गौरव जी पहले तो बताइए, एक्सिस में 550 का कॉल ऑप्शन खरीदा है 7 रुपए में और HDFC बैंक में 1680 का पुट खरीदा है इन्होंने, इन दोनों पोजीशन पर आप अपनी राय दें। देखिए HDFC बैंक का तो आपने सही कहा कि यहाँ पे एक बार बन के रहने का मतलब नहीं बनता है, काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट्स भी नीचे हैं, तो एक बार एग्जिट करें तो बेहतर होगा। रही बात एक्सिस बैंक की, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन से बने, थोड़ी अनवाइंडिंग कल से दिखी है 545-45 जोन के आसपास। हैविंग सेड दैट अभी भी सपोर्ट्स के ऊपर ही है, तो यहाँ पे हताश होने की जरूरत नहीं है, नतीजे हैं। और दूसरी ये भी है कि आपको 2 या 3 दिन ही बचे हैं एक्सपायरी के लिए, तो आपको वो भी एक मद्देनजर रखना होगा। तो फिलहाल आप जो भी 5 रुपये के आसपास चल रहा है, 5 साढ़े 5 के आसपास चल रहा है, आप इसमें 3 साढ़े 3 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। नतीजे अगर ठीक ठाक भी आते हैं, मुझे लगता है मोमेंटम एक बार वापस 545-45 के एक बार लेवल्स आपको टेस्ट करने देखने मिल सकते हैं। तो जो आपका जो अभी 5 रुपये का ऑप्शन है वो आपको 8-9 रुपये का हो जाएगा, तो आप उसको तब एग्जिट कर लीजिए। फिलहाल आप 3 साढ़े 3 का स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त इन दोनों ही स्टॉक पे। ब्रजेश जी ध्यान में रख लीजिएगा। दिल्ली से ही अगले दर्शक भी हमारे वहीं से हैं, गोविंद साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार गोविंद साहब, बताइए क्या सौदा किया सर आपने?
हेलो सर, मेरे पास डिश टीवी के 2 लॉट हैं, 80 रुपए के कॉल हैं, 2 रुपए के हिसाब से। और अशोक लीलैंड है, और अशोक लीलैंड है 105 का कॉल है और 3 रुपए के हिसाब से। 80 वाला ये तो कॉल है 2 में। अशोक लीलैंड कितना 105 वाला? हाँ जी 105। कितने में आया? तो 3 रुपए के हिसाब से है। चलिए, एक काम तो आपने अच्छा किया कि मार्केट के एक्सपायरी के नजदीक आपने एट द मनी वाले कॉल ऑप्शन खरीदे हैं। डिश 80 रुपए का कॉल ऑप्शन 5 रुपए गौरव, और अशोक लेलैंड 105 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 3 रुपए में। दोनों पे राय दीजिए। देखिए काफ़ी महंगे प्राइस पे लिए हैं। डिश टीवी का अगर इन्होंने 80 का कॉल लिया है 5 रुपये में, जो अभी 1.5 रुपये के आसपास चल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि 82 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए या 95 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अभी 1.5 रुपये के आसपास चल रहा है और एक उछाल आपको मिलेगी, तो आप उसमें उछाल को एग्जिट कीजिए। आपको मुनाफा मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है इसमें। एक्सपायरी के आसपास में अगर कोई एक मोमेंटम देखने मिल जाए तो भी वो भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी जो ब्रेक इवन है वो आपको 85 के ऊपर रहेगा। तो अगर 85 आता है शेयर, तो आपका जो वैल्यू है ऑप्शन की वो 5 रुपये आएगी। तो यहाँ से 5 पे फिलहाल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में अगर आपको 82 हाफ तक मिलता है तो आप उसको एग्जिट करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। और अशोक लीलैंड में मैं ये कहूँगा कि ये भी थोड़ा दूर हो चुका है ऑप्शन। हैविंग सेड दैट, ऑप्शन इसके बाजू में स्टॉक सपोर्ट्स के आसपास में फिलहाल आप बने रहिए। और यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी है कि आपको 107, 107.5 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो आप उसमें भी उछाल आपको मिले तो आप उसमें एग्जिट आप कर सकते हैं इसमें। ओके, तो यह राय आपके लिए इन दोनों ही शेयरों पर। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लेंगे हम मितेश और गौरव से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स और आपके सवालों के जवाब भी। बने रहिए हमारे साथ। बाजार 15 अंक ऊपर है, सेंसेक्स पर 2 अंक ऊपर, निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी में मजबूती है, 24,500 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मितेश ठक्कर और साथ ही गौरव बिस्सार। वक्त है उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेने का। मितेश जी, शुरुआत आपके साथ, बताइए कौन से स्टॉक चुने आपने? अनिल जी, एक बाय और एक सेल कॉल है। M&M फाइनेंस बाय कॉल है। आई थिंक स्टॉक में कल भी एक अच्छा मोमेंटम था, आज भी थोड़ा फॉलोअप है। थोड़ा सा ऊपर से आज इंट्राडे हाई से नीचे आया है, पर तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है। आप बाय करें इसको 378 ब्रेक करने पर। ऊपर में 372 का स्टॉप लॉस लगाएं और 395 के टारगेट्स देखें। और सेल में होगा गॉडफ्रे फिलिप्स। आई थिंक क्लियरली जो गैप डाउन था आई थिंक उसको फिल नहीं कर पा रहा है स्टॉक, और इवेंचुअली धीमे धीमे इसके इंडिकेटर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ सेल करें, 1200 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं और 1100 तक के टारगेट्स देखें। ओके, तो ये है 2 स्टॉक, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। अच्छा बताइए गौरव जी, आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? मेरा जो पहला रिकमेंडेशन आज के लिए होगा वो होगा अपोलो हॉस्पिटल पे। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, रेंज में है, थोड़ा प्रीएम्प्ट हो जाएगा। 1305 के ऊपर एक ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ है, लेकिन यहाँ पे भी एक मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। इसमें 1280 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1325 के आपको लेवल देखने मिल सकते हैं 2 दिनों के अंदर। दूसरा है SBI का। SBI में अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। 300 के कॉल ऑप्शन में बहुत कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहाँ पे थोड़ा एक बार अटक सकता है, तो लंबे टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ मैं। दूसरे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये करंट लेवल्स पे ही काफ़ी अनवाइंडिंग काफ़ी हावी हो जाती है और ये स्टॉक बार बार 285 के आसपास आ जाता है। अभी वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है 294-295 के जोन को। पॉसिबिलिटी है आपको यहाँ से 2-3% का क्विक अप आपको देखने मिल सकता है कल तक के लिए। तो आप 302 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 292 का इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा। और वीक में अगर देखें तो एनालिटेक वीक लग रहा है। नतीजों के पहले से इसमें काफ़ी अग्रेसिव शॉर्ट पोजिशंस बने थे। एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स को भी इसने तोड़ा है। पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे 500 के लेवल्स भी टेस्ट कर लें, पोजिशनल टारगेट्स में कह रहा हूँ, लेकिन 2 दिनों के ट्रेड के लिए 515 के टारगेट्स के लिए आप इसको बेच सकते हैं। 538 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और ऑप्शन के जरिए किसी अगर प्ले करना है तो एक काफ़ी लुक्रेटिव है आरकॉम, बहुत अग्रेसिव इसमें लॉन्ग पोजीशंस बने हैं। 25 के कॉल ऑप्शन बहुत हैवी इसमें राइटिंग थी पिछले 2 सीरीज से, अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट देखते हैं वो 26, 50, 27 के आपको करंट सीरीज में भी देखने मिल सकते हैं। तो आप ऑप्शन के जरिए प्ले कीजिए। 50 पैसे का इसमें कॉस्टिंग के आसपास चल रहा है, 15 पैसा इसमें स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में आपको ये 1.5 रुपये देखने मिल सकते हैं। राइट, तो ये है गौरव की टॉप ट्रेडिंग पिक्स और ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी। लेकिन बाजार है आज लाइफ टाइम हाई पर और निफ्टी 10,000 के आसपास है। लेकिन निफ्टी में जो सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला आज स्टॉक है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जिसने कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी की ब्याज से होने वाली आय 23% से ज़्यादा बढ़ी है, मुनाफा 25% से ज़्यादा बढ़ा है और सबसे बढ़िया बात जो है कि वो एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन नजर आ रही है। और इन्हीं नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के डेप्यूटी MD अश्विनी हुड्डा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बहुत ही जबरदस्त कमाल की परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की आई है इस तिमाही में।
ये जानना चाहता हूं सर कि 3 बड़े चैलेंजेस, एक तो डिमोनेटाइजेशन के बाद, फिर जीएसटी और तीसरा रेरा, ये 3 चीजें जो हुई है आपके सेक्टर से जुड़ी हुई, उसके बाद इन तीनों चीजों का क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है अब तक और आगे क्या होगा? जैसा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारी प्रेडिक्शन थी कि उसका इम्पैक्ट मिनिमल रहेगा, तो प्रॉपर्टी मार्केट्स पे कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि मोस्टली ग्रोथ अफोर्डेबल हाउसिंग से आ रही है, जहाँ पे कोई भी डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं था। रेरा और जीएसटी का इम्पैक्ट भी मोस्टली हाई एंड प्रॉपर्टीज पे रहेगा। जीएसटी का मैक्सिमम इम्पैक्ट जो प्रीमियम सेगमेंट है, जहाँ लैंड कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे मुंबई का शहर है, दिल्ली का शहर है, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। रेरा का भी इम्पैक्ट छोटे डेवलपर्स पे ज़्यादा रहेगा, जिनकी एबिलिटी नहीं है सब कुछ एक सिस्टम के तहत करने की। बट हमारा अंदाज है कि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें जो भी हुआ है, डिमोनेटाइजेशन, रेरा, जीएसटी, बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए और कंज्यूमर के लिए। पहली बार रियल एस्टेट को रेगुलेट किया जा रहा है। मैं कितने ही लोगों को जानता हूं जो प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसमें कोई रेगुलेशन नहीं था और बिल्डर कई बार धोखा दे सकता था, पर अब ये रेगुलेशन आने से मार्केट बहुत संतुलित रहेगा। आपको याद होगा जब आज से 30 साल पहले इंडिया की शेयर बाजार को रेगुलेशन मिला था और उससे पहले बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे। आज करोड़ों इंडियन शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि उनका पैसा कभी भी जाया नहीं रहेगा। तो वही सोच रहा हूं मैं कि अगले 2 से 3 साल में ये रेगुलेशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने के अंदर ये रिजल्ट्स पॉजिटिव बन जाएंगे। जी अश्विनी जी, 2 चीजें हैं आपकी कंपनी के लिए, अब स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये कि पहली तिमाही आपने बड़ी दमदार दिखाई है, तो क्या इसी तरह की या इससे बेहतर परफॉर्मेंस साल भर के लिए रहेगी? वहाँ पर ग्रोथ का क्या आउटलुक है? दूसरा ये कि जनरली छोटे बेस पर कंपनियों के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देना बड़ा आसान काम है, लेकिन अब आप इतनी बड़ी कंपनी हो चुके हैं, निफ्टी में आ चुके हैं, बड़े बेस पर, हायर बेस पर इतनी ही दमदार परफॉर्मेंस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये दोनों काम आप कैसे करेंगे? तो पहले तो ये हमारा 30वां क्वार्टर है, 30 क्वार्टर्स इन स्ट्रेट रो जहां हमने अपना प्रॉफिट 20 से 25% का ग्रोथ दिया है। तो मैं मानता हूं कि बहुत स्टेबल बिजनेस है हाउसिंग फाइनेंस का इंडिया में, जहां डिमांड एनएचबी जो रेगुलेटर है, नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई के सब्सिडरी, उन्होंने कल ही डिक्लेयर किया कि 25 लाख से नीचे के लोन 33% से ग्रो हो रहे हैं पिछले साल। तो हमारी ग्रोथ भी उसी लाइन में है जहां हमने इस क्वार्टर 33% का ग्रोथ दिया है और लास्ट ईयर भी 33% का ग्रोथ था लोन बुक में। तो मार्केट स्ट्रांग है, तो हमारा भी हौसला ज़्यादा है कि ये ग्रोथ रहेगी और हमारी एबिलिटी प्रॉफिट देने की रहेगी। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि मार्केट स्ट्रांग है और हमारा मार्केट शेयर केवल 5-6% के आसपास है, तो साइज के हिसाब से हम बड़े हो गए हैं, बट हाउसिंग इंडस्ट्री में टोटल मार्केट शेयर के हिसाब से अभी भी हम एबिलिटी रखते हैं कि मार्केट शेयर हासिल कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं अगले 5-10 साल तक, जिस 30% ग्रोथ रेट पर हम ग्रो करते हैं। परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, और एक बार फिर से इतने दमदार नतीजों के लिए आपको बधाई। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के डिप्टी एमडी अश्विनी हुड्डा साहब अपने नतीजों के बारे में विस्तार से बताते हुए। ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल। आज है बाजारों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन। जी हां, इतिहास में पहली बार निफ्टी ने 10,000 यानी कि 5 डिजिट ये आंकड़ा देखा है, छुआ है, उसके आसपास कारोबार किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं बाजार के ऐसे दिग्गजों से जिनका काफी कुछ योगदान रहा है
हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट के इतिहास में बाजारों को इन लेवल तक पहुंचाने का और लोगों के लिए अच्छे खासे पैसे और वेल्थ बनाने का। जी हाँ, इसी कड़ी में हम बात करेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज मधुसूदन केला साहब से, जिन्होंने 2002 में जब रिलायंस म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था तब इनके फंड की एनएवी हुआ करती थी 12 रुपये, आज ये एनएवी 1000 रुपये, यानी कि मेरे ख्याल से कितना मुश्किल से 15 साल में ये 12 रुपये से 1000 रुपये तक की एनएवी होना, मतलब लगभग 80 गुना 90 गुना के रिटर्न्स बने हैं। मधु सर, बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई जिस तरह की वेल्थ आपने अपने इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 15-20 सालों में बनाई है। आई मस्ट से रिलायंस ने बनाई, हमने अपना छोटा कंट्रीब्यूशन किया है एंड यू नो द प्लेटफॉर्म इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ रिलायंस एंड आई वाज वेरी वेरी प्राउड हैप्पी ऑफ दैट इनिंग एंड दिस अ वेरी हैप्पी मोमेंट अनिल जी एक्चुअली कि 10 कभी अपन कुछ सालों पहले 10,000 सेंसेक्स का डिबेट कर रहे थे, अभी 10,000 निफ्टी पे है अपन। बिल्कुल। और मुझे लगता है जिसने कन्विक्शन रखा है मार्केट में, और यू नो एडवर्सिटीज तो आई है, अपन ने देखा यू नो इवन 2008 जो इतनी बड़ी एडवर्सिटी थी, जब ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाने वाली है, उस समय थी जो कन्विक्शन रखना ही इम्पोर्टेंट पार्ट था मार्केट में। सो आई थिंक इट हैज प्लेड ऑफ वेल एंड मुझे अभी भी ये लगता है दैट यू नो इवन दो ये लैंडमार्क है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है और बहुत पैसा बना है लास्ट 2-3 साल में, अब नॉर्मल पैसा बना है स्पेसिफिकली इन सेलेक्ट स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स। पर मुझे लगता है अगर किसी का 5-10 साल का पर्सपेक्टिव है तो अभी भी ऐसा नहीं है कि पिक्चर खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो ये पिक्चर खत्म नहीं हुई है तो मधु सर 9 से 12 का हम शो देख रहे हैं, इस वक्त कितना बजे हैं ये बताइए फिर। ट्रेलर में है या फर्स्ट हाफ में है, इंटरवल में कहाँ है हम? अभी वो ट्रेलर पे भी नहीं है अनिल जी। अरे वाह, क्या बात है। अभी ये सबको पता चल गया ना पिक्चर के बारे में। इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि अभी कुछ चीज अनडिस्कवर्ड नहीं है, इतने एनालिस्ट हो गए, इतने फंड मैनेजर हो गए, इतने पीएमएस वाले हो गए और इतना इंडिया स्टोरी के बारे में बात हुई है ना, तो ये कहना गलत होगा कि ये ट्रेलर है। बट आई वुड से दैट यू नो इफ वी टेक ए रियल व्यू, अभी भी देखो ये पक्का 5-6 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी होने वाला है। अभी डिबेट ये है कि ये 6 साल में होगा कि 8 में होगा। डिबेट किसी के माइंड में ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो अगर वहां तक जाना है तो बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारे नए सेक्टर्स आएंगे, बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, बहुत सारी नई नई कंपनियां आएगी, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रही है ना अनिल जी, मुझे लगता है वेल्थ डिस्ट्रैक्शन और वेल्थ क्रिएशन दोनों ही होगा अगले 5-10 साल के अंदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल वेल्थ क्रिएशन भी होगा और वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी होगा। ये दोनों कहाँ होने वाले ये बताइए फिर। मैं बोल रहा हूँ ना, कॉम्प्लिसेंसी जो है ना अनिल जी, वो इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है जी। अभी जैसे मुझे लगता है टेम्परेरी पीरियड के लिए मुझे लगता है मार्केट थोड़े कॉम्प्लिसेंट हो गए, अभी मंदी वाला ढूंढना ही टफ है। अगर 100 आदमी से बात करो तो 101 आदमी सब तेजी में है। तो मुझे लगता है मार्केट जब भी कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं ना तो हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी हो। वी डोंट नो व्हाट फैक्टर्स विल कम, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बाजार कभी कोई करेक्शन देते हैं तो आर यू स्टिल कन्विंस्ड ऑन द लॉन्गर टर्म? सो आई एम मेकिंग श्योर दैट दे आर कन्विंस्ड इन द लॉन्गर टर्म। एंड आई स्पोक अबाउट यू नो डिसरप्शन। तो अपने को ये देखने का है कि कहाँ से मिडिल मैन जाने का चांस है, जो टेक्नोलॉजी जिस चीज को ब्रिज कर रही है ना, और कौन कौन से नए सेक्टर्स आने वाले हैं। तो जैसे आपको ध्यान होगा मैंने कभी प्रेजेंटेशन किया था, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और बैटरी स्टोरेज है, आई थिंक वो बड़ा स्पेस होगा अनिल जी। क्योंकि अभी सबको लगता है कि 2025, 2030, 2040 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल माइट बिकम रियलिटी। मुझे लगता हो सकता है 2020 में हो जाए। और वो जब टिपिंग पॉइंट आएगा ना, तो ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी सारी व्हीकल्स है, कार्स है, ऑटो रिक्शाज है, बसेस है, तो ये जब इवन 5-10% भी रिप्लेस होगी तो आप सोचो कितना बड़ा नया सेक्टर खुलेगा। इंटरेस्टिंग। मधु सर, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएंगे, ये तो खाली पड़ाव है और मंजिलें, लेकिन क्या ये बढ़ने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है? क्योंकि 90 सेशन में ही हम 9,000 से 10,000 पहुंच गए, मतलब कुछ धीमे चले तो बेहतर होगा, लंबी दौड़ लगानी है तो? नहीं, वो तो वही बात है ना, अपने कहने से थोड़ी चलेगा बाजार की धीमे चलना चाहिए, देरी से चलना। अपन तो सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, बाजार को तो जो करना है वो बाजार करेगा अपने हिसाब से जी। मैं आपको इतने ये बात से जरूर मैं सहमत हूँ कि कुछ पॉकेट्स में ना
जैसे आप देखिए जो नए आईपीओ आ रहे हैं वहां पे डेफिनेटली लगता है थोड़ा बढ़िया है दैट हर आईपीओ 200 टाइम सब्सक्राइब होना, 300 टाइम सब्सक्राइब होना, वहां पे डेफिनेटली लगता है। और जिस हिसाब से वैल्यूएशन ट्रैक हो रहे हैं, बिकॉज वहां पे कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है ना, तो आप देखो फाइनेंस कंपनियां 10-10 टाइम बुक वैल्यू पे कोट हो रही है, तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सेम्बलिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा ही, वेदर एनीवन लाइक्स इट और नॉट। अच्छा मधु सर, एक और आखिरी सवाल आपसे ये कि यहाँ से और तेजी होनी, तो तेजी के कारण क्या होंगे, और अगर बाजार को थोड़ा कमजोर होना है, रुकना है, करेक्शन होना है, तो उसकी रीजंस क्या हो सकती है? तो पहले मैं दूसरे वाले का आंसर देता हूँ। सो बाजार को कमजोर होना है या रुकना है ना, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल बड़ा फैक्टर होना पड़ेगा अनिल जी। मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बोले कि वैल्यूएशन महंगा हो गया इसलिए बाजार रुक जाएगा, बिकॉज अपने देखा है 2002 में वैल्यूएशन तो कुछ भी हो सकते हैं फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई एक्सटर्नल या जियोपॉलिटिकल रीजन हो जाए या कोई इकोनॉमिकल रीजन हो जाए, वी डोंट नो व्हाट दैट विल बी। तो अगर कोई बड़ा एक्सटर्नल इवेंट होएगा तो मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है। तेजी रहने के लिए वी हैव टू सी कि अर्निंग मोमेंटम आवे, एटलीस्ट वो अर्निंग की एक विजिबिलिटी होए, और ये अभी जो लिक्विडिटी का फनल चालू हुआ है, एटलीस्ट लोकल पैसा, दिस शुड कंटिन्यू। बिल्कुल। और एक जो चीज आपको और वॉच करना चाहिए ना कि कोई बड़ा आईपीओ आएगा क्या। लेट फॉर इंस्टेंस अगर कल LIC का आईपीओ आ जाए और उसमें 1-1.5 लाख करोड़ का एक साथ उठ जाए 10% LIC का लिस्टिंग होके, राइट, तो फिर काफी सारी लिक्विडिटी उससे सक हो सकती है। करेक्ट। तो सेकेंडरी मार्केट में पैसा बराबर आता रहे तब तक ज्यादा करेक्शन बड़े और लंबे नहीं होंगे, लेकिन ये एक रिकॉर्ड वाला दिन है और इस दिन आपने हमारा साथ दिया, हमारे दर्शकों से बात की। मधु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज। अनिल जी, कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो फॉर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाजारों में सावधान रहें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेहद तेजी का माहौल आगे भी बना रहेगा, ये कहना है मधुसूदन केरा साहब का। और इस वक्त बाजार आप देख सकते हैं 42 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 10 अंक ऊपर निफ्टी। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आपके लिए अगला शो सौदा आपका। आशीष वर्मा फिर से तैयार हैं हमारे साथ आगे की आपके लिए जर्नी के लिए। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। 5002 के स्तर पर टिका हुआ सूचकांक नई ऊंचाई नापी, नई ऊंचाइयों पर अब भी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सुबह ही हम बात कर रहे थे कि नए हाईज बनेंगे और वही हुआ निफ्टी में। निफ्टी 7000 के लेवल्स को आज ब्रीच करता हुआ नजर आया है, अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। तेजी का सिलसिला बरकरार और पूरा एक्शन अनिल देखने को मिल रहा है। जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं 8000 के पार निफ्टी को। 8996.6 का पहले ऑल टाइम हाई था निफ्टी पर, उसको क्रॉस किया है भारतीय बाजारों ने। 9000 का आंकड़ा हमने छुआ तो शानदार तेजी 9901 इन लेवल्स पर डेज हाई के करीब हम बाजार दमदार 10,000। जी हाँ, आज हमने अपनी स्क्रीन पे वो ऐतिहासिक, वो जादुई, वो 5 डिजिट का आंकड़ा आता हुआ देखा। 10,000 के लेवल छुए। 2007 वो समय था जब भारतीय बाजारों ने 5,000 के स्तर छुए थे, और उसके बाद आज जाके हम 10,000 के लेवल्स पर, और बेहद इंटरेस्टिंग जर्नी रही। महज 91 ट्रेडिंग सेशंस में 9,000 से 10,000 की जर्नी हमने पार करी है, और इसमें बाजार के तमाम हेवीवेट्स ने खास तौर पे मदद करी। मारुति, रिलायंस, HDFC बैंक जैसे वो स्टॉक से जो हेवीवेट से जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा और जिनकी मदद से इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पे ये उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। और ऐसे साइकोलॉजिकल आंकड़े जब इंपॉर्टेंट से आंकड़े होते हैं, तो आपने वो सचिन तेंदुलकर का समय देखा होगा, नर्वस 90s में वो भी बड़े दिनों अटकते रहते थे। वैसे ही भारतीय बाजार भी 10,000 के लेवल्स के पहले कंसोलिडेट कर रहे थे, नर्वस हो रहे थे, और फाइनली वो गैप अप के साथ आज हमने देखा, और एकदम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था गैप अप के लिए। ग्लोबल संकेत कोई चिंताजनक नहीं थे, मिले जुले संकेत थे। कुछ मार्केट्स हरे निशान में कामकाज कर रहे थे, कुछ लाल निशान में। कल बाजार बंद होने के बाद चारों निफ्टी कंपनी के जो रिजल्ट्स आए, सब अच्छे रिजल्ट्स थे, और ब्रोकरेजेस की तरफ से तगड़े अपग्रेड्स आते हुए नजर आए थे। तो गैप अप के लिए एकदम एनवायरनमेंट कंड्यूसिव था, और ऐसे ही हुआ। खुलते ही वो 10,011 के स्तर
जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है वो हमने छुआ। उन लेवल्स को छूने के बाद हाँ जरूर कुछ ठंडे पड़ते हुए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोमेंटम इंटैक्ट, हरे निशान में ट्रेड होता हुआ। और मेरे साथ अब प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी जुड़ते हुए। प्रकाश सर, पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको, 10,000 का आंकड़ा हमने देख लिया। बहुत अच्छा, बताएं सर, 10,000 तो आ गया, अब क्या करूं? 10,036 का था, 10,000 तो आना एक नॉर्मल है। ट्रेंड कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता, कहीं पर भी थकान नजर नहीं आ रही, तो क्यों माने कि 10 से टन होगा? 10 मिला है, 10,036 का है, अप ऑन है, साइडवेज चलता रहेगा, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। कहां लगेगा आपको जहां पर थोड़ा सपोर्ट है? सपोर्ट 9,900 में एक सपोर्ट है, तो इर्द गिर्द चलता रहेगा, ट्रेंड इंटैक्ट है। जब तक कि अराउंड 9,800 ब्रेक नहीं करता तब तक तो मान के चलना चाहिए। वो एक पहला संकेत मिलेगा कि दिक्कत आ रही है। जब तक 9,800 बरकरार है, कहां तक ऊपर जाएगा क्या नाम, हम नॉर्मली कहते हैं ना, जब भी कोई नया कीर्तिमान बने तो सीलिंग मत लगाइए, और नया बॉटम बनता है तो फ्लोर मत लगाइए। ब्लू स्काई टेरिटरी में है। तो ये जो 10,036 आप कह रहे हैं, ये सिर्फ पहला टारगेट है, ऐसा नहीं वहां पे जाके हम थक जाएंगे, रुक जाएंगे, वो पहला इनिशियल टारगेट नजर आता है इस समय। कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ था CNBC आवाज का, वहां पर मैं कुछ 9,000 के करीब रेट था। उसमें मैंने कहा था जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 10,036 का, ये टारगेट है, रेसिस्टेंस नहीं है। तो हमको भूलना नहीं चाहिए कहीं पर भी, ये टारगेट है, इसके बाद एक नया कीर्तिमान बनेगा, ये रेसिस्टेंस नहीं है कि यहीं से टर्न होगा। तो अभी इमीडिएटली 10,036 तक के लेवल्स, और उसके बाद शायद अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती। 9,800 जब तक प्रोटेक्टेड है डाउनसाइड में, मूड खरीदारी का ही बनाओ इस बाजार में, है ना? करेक्ट। और एक बात हम कहते हैं नॉर्मली, कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड। तो हमको ये ट्रेंड करना पड़ेगा कंफर्म। 9,800 आज का है, कल शायद दूसरा लेवल मिल जाए, लेकिन वो तो आप रोज हमारे साथ हैं, आपसे बातचीत होती रहेगी। अच्छा, ये तो निफ्टी पे ब्रॉडर कॉल था, मोमेंटम इंटैक्ट है, खरीदारी करने के मौके ढूंढे। आज सुबह किरण से भी बातचीत हो रही थी मेरी इसी शो के दौरान 10 बजे। 10,030 उनके टारगेट से, प्रकाश सर कह रहे हैं 10,036 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। मौजूदा सर से 60-65 पॉइंट का अब भी उछाल नजर आता है। लेकिन चलिए, अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। इन ऐतिहासिक लेवल्स पर कई सारी क्वेरीज आ रही, कोशिश होगी अगले 4 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज सॉल्व करें। रोहतक से अरुण का सवाल, पावर ग्रिड 2,000 शेयर 218 की खरीद सर, क्या करूं? वेल, होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, साइडवेज मूव आ सकता है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। 200 का जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक होल्ड करते रहिए, टारगेट 240। पुणे से अक्षत बरौत का सवाल, पैनेशिया बायोटेक 135 शेयर 140 की खरीद। पैनेशिया बायोटेक बेस बन रहा है, एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 175 का, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, फिलहाल होल्ड कीजिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द है, थोड़ा और भी गिरावट आती है, नथिंग टू वरी, होल्ड, लेकिन साइडवेज जोन है, थकाएगा थोड़ा। GMR इंफ्रा नासिक से दिनेश का सवाल, 1000 शेयर 16 रुपए 10 पैसे की खरीद। बहुत बढ़िया, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इसका टारगेट कुछ 26 है, एक बार 26 चला जाए तो हो सकता है 30-35 भी बन सकता है। होल्ड GMR इंफ्रा। अब तो मोमेंटम पकड़ा है इन स्टॉक्स ने। IDFC बैंक मुंबई से स्वरूप 500 शेयर 6.5 रुपए की खरीद दिखा रहा है, ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पर चलिए, इसका चार्ट कैसा लगता है सर? 60 होगा मेरे ख्याल से, मुझे भी लग रहा है। एक जीरो गलती मिस हो गया, होल्ड करना चाहिए। 54 एक स्टॉप है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बेचने की जगह कहां? 70, जब भी चला जाए वहां पर निकल जाइए। पश्चिम बंगाल से सवाल है भूषण स्टील पर रोशन का, 300 शेयर 65 की खरीद। वेल, मौका मिले तो निकल जाइए, बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है, अपमूव थोड़ा मिलेगा, निकल जाइए, वीक स्ट्रक्चर। एमटेक ऑटो सूरत से विपुल शाह 1000 शेयर 30 की बाइक। एग्जिट, ये भी स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है, अच्छा है कोई अच्छा बेहतर स्टॉक पकड़िए। केईसी इंटरनेशनल लखनऊ से कपिल 70 शेयर 293 की बाइक। केईसी इंटरनेशनल बहुत बढ़िया है, 260 का स्टॉप लगाइए, अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, थोड़ा साइडवेज मूव मिलेगा, घबराइएगा मत जब तक 260 है, टारगेट 320 से 350, वक्त लगेगा। स्किपर रोहतक से सुखदेव 50 शेयर 225 की बाइक। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, होल्ड कीजिए, 210 का स्टॉप लगाइए, टारगेट ऑन द अपसाइड 250 प्लस जोन्स। गैब्रियल इंडिया दिल्ली से आर्ची
100 शेयर 93 की बाइंग। बहुत बढ़िया, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ी डिप मिल सकती है लेकिन घबराना नहीं। 130 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक 130 प्रकार है साइडवेज चलता रहेगा। टारगेट 200 के ऊपर, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा। SBI फरीदाबाद से गगनदेव 250 शेयर 212 के आसपास की बाइंग। बहुत बढ़िया, 275 का स्टॉप लगाइए लॉक इन करने के लिए। अगर टर्न हो जाता तो लॉक इन कीजिए। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। 320 से 350 ये एक जोन है, वहां तक जाने की संभावना है। JP एसोसिएट्स पटना से ईशांत 2000 शेयर, अरे वाह 9.5 की बाइंग। बहुत बढ़िया, 40 के आर बाद वहां पर बेच सकते हैं, लेकिन अगर इनको स्टॉप लगाना है एक 19 रुपए का, अगर वो टर्न हो जाता है तो लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट होल्ड कीजिए। उजास एनर्जी कोटा से निहाल जैन 242 शेयर 17-18 रुपीस के आसपास की बाइंग। 25 का एक स्टॉप लगाइए, ब्रेक हो जाता तो एग्जिट अपमूव मिलेगा। 32 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर एक मौका मिलता है, वहां जरूर निकल जाइएगा। ओके, चलिए फटाफट स्टॉक्स का सिलसिला यहीं खत्म करता हूं। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, 10,000 के लेवल्स आज हमने निफ्टी पे देखे, पर फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जस का तस बना हुआ है और कंफर्मेशन है ट्रेंड्स के, मजबूती नजर आ रही है स्टॉक्स में। उसका बड़ा रीजन जो मैं कह रहा हूं, मैंने जो क्वेरीज उठाई उसमें मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा शेयरों में प्रकाश सर ने कहा बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर नजर आता है, तो वो कॉन्फिडेंस देता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बना रहेगा। अपने स्टॉक्स पे फोकस करें, यहां से भी अच्छा उछाल कई सारे स्टॉक्स देंगे। अच्छा, फिर बेहतर यही है कि प्रकाश सर से यही जान लिया जाए इस समय बेस्ट ट्रेडिंग बेट्स कौन सी होंगी, ट्रेडिंग के लिहाज से क्या नजरिया बन रहा है सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पे नजर आता है, कुछ कॉल्स दें। जरूर, अपोलो टायर्स मुझे अच्छा लगता है, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा आपको नजर आ रहा है आज। टारगेट ऑन द अपसाइड 265, 265 स्टॉप 255। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है डाबर। डाबर में अप मूव ऑन है, बेसिक साइडवेज मूव है। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड 311, स्टॉप 305। ओके, तो निफ्टी खरीदारी करें 10,036 के टारगेट्स के लिए, और अपोलो टायर्स और डाबर दोनों में खरीदारी करने के मौके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले चलेंगे सहारनपुर और निर्मल जी मेरे साथ वहां से जुड़ते हुए। निर्मल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। बड़े इंटरेस्टिंग दिन, आपका सवाल हमारे सामने आया है, पूछिए सर सवाल क्या है। सर मेरे पास स्पाइस जेट है 125 रुपए पे 100 इशू। 9 रुपए का नुकसान हो रहा है, अभी हाल फिलहाल लिया हुआ है ना? ट्रेडिंग के लिहाज से लिया, लंबी अवधि के लिए सर? सर मैं नवंबर तक लिया है सर, 17 नवंबर तक। ऐसा क्यों सोचा आपने नवंबर तक की दिन का मंथ कैसे चुना आपने? पैसे की जरूरत है क्या उसके बाद? नवंबर में पैसे की जरूरत पड़ेगी सर, बिटिया की शादी है। वही मैं समझ गया, ठीक। तो नवंबर तक का टाइम है सर, उसके बाद ये पैसा चाहिए। चार्ट में मजबूती है, क्या रख लूं या और नुकसान हो जाएगा नवंबर तक निकल लूं? अब नुकसान में बैठे हैं तो मैं लॉस भरने की हमेशा सलाह नहीं देता। इनका नज़रिया नवंबर तक है, अब जुलाई चल रहा है, 4 महीना है, लेकिन स्टॉप ज़रूर लगाइए 100 का। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसका अपमूव जब भी मिलता है कॉस्ट के आसपास मिल जाता है तो निकल जाइए। पैसे की जब ज़रूरत हो तो रिस्क मत लो। हाँ, इतनी पास जब आ गए नवंबर तक आपको पैसा चाहिए तो इक्विटीज में इस तरह की रिस्क लेना एफडी में होना चाहिए फिर। हाँ। चलिए सर, तो आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, उम्मीद है कि आपकी कॉस्ट के आसपास ये स्टॉक पहुंचेगा तो वहां पे निकल जाएं, और आपकी बिटिया की शादी के लिए बेस्ट विशेष सर। लेकिन चलिए अब हम मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज जी। पंकज जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। मेरे पास रिको ऑटो का 100 शेयर है और सुजलॉन का 80 शेयर है। रिको ऑटो 56 रुपीज में और सुजलॉन 19 रुपीज 50 पैसे में। हाँ, रिको ऑटो ने तो आप मोमेंटम पकड़ा है लंबे अरसे बाद, तगड़ा मोमेंटम मेरे ख्याल से, और सुजलॉन अटका हुआ है बड़े लंबे समय से। क्या करूं सर पंकज जी की दोनों स्टॉक्स का सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है? रिको ऑटो तो ये होल्ड करना चाहिए इनको। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 55 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर स्टॉप लगाना है तो 55 का लगाइए। कहां तक जा सकता है? 100, वक्त लगेगा। रही बात सुजलॉन की, आप सुजलॉन को 5 साल भूल जाइए, मल्टी बैगर बन सकता है यहाँ से। अच्छा बेस बन रहा है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। एक बार ये 30 का जोन क्रॉस कर लेगा तो इसमें एक नए जोन पर चला जाता है। ये स्टॉक होल्ड करना है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। मुझे याद है सर की लॉन्ग टर्म पिक थी
और अगर आपने पोर्टफोलियो में ले लिया है और कंसर्न है कि हिल नहीं रही है तो भूल जाए 5 साल के लिए। इस बात को बार बार प्रकाश सर रीआइटरेट करते हैं, लगातार फोकस करते हैं इस बात पर। अभी भूल जाएं आप, 5 साल में मल्टी बैगर साबित हो सकता है और रिकॉर्ड ऑटो 100 तक के टारगेट्स आपको दिखाएगा। दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अच्छे हैं, बने रहे सर। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कुछ और सवाल को स्क्वीज इन करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सोलापुर से अब अमर जी मेरे साथ जुड़ते हुए। अमर जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल है, मेरे CDSL के 60 शेयर थे तो मैंने 399.90 में खरीदा है, तो उसे होल्ड करें या? CDSL पिछले महीने लिस्ट हुआ था, 149 की इश्यू प्राइस, 486 के हाईज देखे थे, वहां से ये करेक्ट हो रहा है। आपने करेक्शन के जोन में खरीदा है ना? वो इंक्रीज होने के बाद खरीदा। हाँ, क्या करना प्रकाश सर आपके पास, हालांकि लिमिटेड डेटा होगा लेकिन आप तो 2 दिनों की चार्ट से भी बता देते हैं, तो ये तो काफी डेटा है हमारे पास। कितने में खरीदाना था? 399 मतलब 400 रुपए की बाइक। मेरे ख्याल से अब होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। स्टॉप होना चाहिए 340 का, एक लेवल देता हूं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, वो है 390। जब भी ये 390 क्रॉस हो जाएगा फिर इसका स्टॉप आप 360 लगाइए, बहुत जरूरी है ध्यान देना। 390 क्रॉस होता है तो स्टॉप लगाइए 360, फिलहाल 340 का लगाइए। ओके। अपसाइड में जो रेसिस्टेंस है 440 में, वहां पर मौका मिलता है एक बार निकलने का, तो जरूर निकल जाइए। तो स्टॉप लॉसेस पे ध्यान रखें क्योंकि अब ये स्टॉक गिरने लगा है ऊपरी स्तरों से। इस वक्त 340 के स्टॉप लॉसेस के साथ इस पोजीशन पे बने रहें। चलिए प्रकाश सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस ऐतिहासिक दिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटीज की दुनिया में क्या हो रहा है, कमोडिटी राउंड अप लेकर आएंगे। नमस्कार।